हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं आपके लिए आपके सारे जो टीचिंग एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे रिलेटिव कुछ आपको थ्योरीज उससे रिलेटिव आपको थ्योरी करा रही हूँ, और जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बाल विकास सीरीज़ में आज टॉपिक 6 कराने वाली हूँ। इससे पहले के अगर टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर देख सकते हैं और सारे टॉपिक्स को क्या है कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत देख रहे हैं, और इसी को हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि ये सिद्धांत किससे रिलेटिव है, या क्या इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, और कौन कौन से प्रश्न जो हैं इससे बनते हैं। तो ये ध्यान दिया गया था वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। ठीक है, ये कोहलर वर्ग नहीं है, ये कोहलर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम कोहलर के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है अपने डाउट क्लियर कर लें कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। इसके बाद हम जो अपनी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये हैं सूझ या, तो यहाँ पर ये सिद्धांत जैसे कि अभी हमने देखा था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ठीक है, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं कोहलर हैं। कौन है? कोहलर हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन है? ये यहाँ पर हैं कोहलर। कोहलर हैं, इन्हीं के द्वारा सूझ का सिद्धांत दिया गया है। तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1887 में हुआ है, और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 1967 में। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जर्मन मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि ये जर्मनी से जो है जर्मनी से संबंधित थे। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक। इन्हें जर्मन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम इनकी थ्योरी के बारे में और अच्छे से जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है और कौन सी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ है और जर्मन मनोवैज्ञानिक है, और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के क्या है? प्रमुख हैं। ये गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के क्या है? प्रमुख वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का सिद्धांत दिया है। किसके माध्यम से? अंतर्दृष्टि के माध्यम से। अब जानेंगे ये गेस्टाल्ट जो है इससे रिलेटिव कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर पूछा जाए आपके गेस्टाल्टवादी का प्रतिपादन किसने किया है? तो मैक्स बर्दीमर ने किया है, और ये कौन है? जन्मदाता हैं। तो जन्मदाता पूछा जाए तो मैक्स बर्दीमर हो गए। अब अगर उसमें कोहलर दिया होगा तो कोहलर वहाँ पर इसके जन्मदाता नहीं होंगे। तो इसका प्रकाशन और निर्माण, तो गेस्टाल्टवाद का प्रकाशन और निर्माण किसने कहा? प्रकाशन और निर्माण किसने करा है? ये करा कोहलर और कोफका ने किया है। ठीक है, और ये किससे संबंधित हैं? ये सभी संबंधित हैं आपके जर्मनी से। किससे संबंधित हैं? जर्मन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे जानेंगे गेस्टाल्ट होता क्या है। ठीक है, पहले हम जानेंगे गेस्टाल्ट क्या होता है, क्योंकि इनके इस सिद्धांत में गेस्टाल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं है। ठीक है, यह जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र कृति। क्या होता है? समग्र कृति। समग्र कृति का अर्थ और हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं संपूर्ण होता है। ठीक है, अतः सूझ द्वारा सीखने का अर्थ पूर्णता क्या है? सूझ द्वारा सीखने का अर्थ पूर्णता समझकर सीखना है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को समझकर सीखते हैं वही क्या होता है? सूझ होता है। ठीक है, सूझ के द्वारा सीखना। इसके बाद इनके बारे में गुड़ के अनुसार जानते हैं कि सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक एवं निश्चित ज्ञान है। ठीक है, सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक एवं निश्चित ज्ञान है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। आगे देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर दिया है
कि गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयत्न एवं भूल से नहीं, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने प्रयत्न और भूल वाला जो हमने सिद्धांत पढ़ा था, जो बिल्ली का था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, उसको इन्होंने क्या है, उसकी इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, यहाँ पर आलोचना की गई है इनकी, कि प्रयत्न एवं भूल से नहीं बल्कि सूझ द्वारा सीखता है। थॉर्नडाइक कह रहा था कि व्यक्ति क्या है, त्रुटियों से सीखता है, त्रुटियों करता है, उसमें फिर सुधार करता है, तो इस तरीके से वो सीखता है। लेकिन इनका कहना क्या है, इनका कहना है नहीं, जो व्यक्ति होता है या प्राणी होता है वो सूझ के द्वारा सीखता है अपनी। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि सूझ के सिद्धांत का प्रयोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में किया गया। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में इसका प्रयोग किया गया है। सही है। तो आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किसने किया है, या तो गेस्टाल्टवादियों ने किया है। गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन है, मैक्स वर्दीमर है, कौन कौन है, मैक्स वर्दीमर है, कोहलर हैं और कोफका हैं। ठीक है, कोफका हैं ये। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे और जानेंगे इनके सिद्धांत के बारे में। अब हम देखेंगे इस सिद्धांत के मूल विचार क्या हैं। ठीक है, तो मूल विचार देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे इसी से पूछा जाता है कि अधिगम केवल प्रयास और भूल, मतलब त्रुटि और एरर से नहीं होता। ठीक है, प्रयास और भूल से ही अधिगम नहीं होता, इनका कहना है। सेकंड इसमें दिया है, बल्कि जब कोई जीव या मनुष्य समस्या को समग्र रूप से देखता है, क्या है, समस्या को समग्र रूप से देखता है और अचानक से, इनका क्या कहना है कि जो अधिगम होता है वो क्या होता है, अचानक से समाधान मिल जाता है। ठीक है, अचानक से होता है, तो इस अचानक समाधान को ही अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इसको ही क्या कह रहे हैं, ये अचानक जो समाधान हमारे दिमाग में आता है उसको ही अंतर्दृष्टि कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इन्होंने कहा है कि यानी अधिगम सोच विचार अनुभव और परिस्थिति को समझने पर आधारित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके मूल विचार पूछे गए हैं ना, सिद्धांत का मूल विचार है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, अब हम इनका प्रयोग देखेंगे कि इनका प्रयोग क्या था। ठीक है, तो कोहलर का प्रयोग, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कोहलर ने 1913 से 1917 के बीच में कैनरी द्वीप में चिंपैंजियों पर अनेक प्रयोग किए। तो ये अगर आप सोच रहे होंगे कि कैनरी द्वीप पे ये कैसे पहुंच गए, ये कहीं गए हुए थे और वहाँ पर क्या है, कैनरी द्वीप पर जो है वहाँ पे फंस गए। ये मान लीजिए कि मतलब कि वहाँ से रास्ता वगैरह जो भी था भूल गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर रह के ही, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वहाँ पर रह के ऐसे वैसे कार्य तो ना करेगा। वहाँ पर रह के इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के जो चिंपैंजी थे उनको देखा। ठीक है, फिर इन्होंने उनके ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी हैं वो, उनके सम्मुख अगर कोई समस्या आ रही है, उनके सामने जो है अनेक समस्याएं आती हैं और वो क्या है, उसका जो है कम से कम समय में उनका हल निकाल लेते हैं। तो इसी के ऊपर इन्होंने क्या है, अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो चिंपैंजी के सम्मुख इन्होंने भी ऐसा ही किया। चिंपैंजी के जो सम्मुख उनके सामने क्या थी, अनेक समस्याएं रखी, और जिस चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, सुल्तान था। क्या था, सुल्तान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम पूछा जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, सुल्तान के ऊपर किया था, और ये क्या था, बनमानुस था। क्या था, बनमानुस था। ठीक है, सबसे कम समय में हल किया, और ये जो सुल्तान था, जो बनमानुस था, इसने इस प्रयोग को क्या है, सबसे कम समय में जो है इसको हल कर दिया। जो प्रयोग कर रहे थे, एक चिंपैंजी पे नहीं किया था इन्होंने कई चिंपैंजियों पे किया था। तो उसमें केवल जो सुल्तान था उसने समस्या को सबसे कम समय में क्या हल कर दिया। इस सिद्धांत का प्रकाशन सन 1920 में कोहलर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1920 में किया गया था। ठीक है, इसमें इनके साथी कौन थे, कोफका थे। ठीक है, इनके साथी कौन थे, कोफका थे। उन्होंने भी इस प्रयोग में उनका सहयोग किया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि इस प्रयोग में क्या था, किस तरीके से इन्होंने जो है, किस तरीके से सुल्तान ने जो है इस प्रयोग को, इस समस्या को जो उसके सामने
तो देखेंगे हम सुल्तान के सामने इन्होंने किस तरीके से समस्या रखी थी और किस तरीके से उसने उसका हल किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। इनके प्रयोग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, केला था और एक बॉक्स था। ठीक है, तो एक बंदर को बंदर ना कह के हम इसे क्या कहेंगे, चिंपैंजी कहेंगे। चिंपैंजी को कमरे में रखा गया और केला क्या थे, छत पर लटका दिए गए थे। यहाँ पर क्या था, केला को क्या था, छत पे लटकाया गया था। उसको हम अभी देखेंगे, इसको समझ जाएंगे आप। तो कमरे में कुछ बॉक्स पड़े थे, कुछ बॉक्स भी पड़े थे, कुछ छड़ें भी डाली गई थी। ठीक है, बंदर ने कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। उसने कई प्रयास किए लेकिन जो है असफल रहा था। ठीक है, वो आगे देखेंगे, अच्छे से जानेंगे इस थ्योरी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुली लर्निंग। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, बंदर के जो है इसको कमरे में बंद कर रखा है और यहाँ पे बहुत सारी जो है बॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसने जो है दिमाग लगाया और यहाँ पर जो है केले टांगे गए ऊपर। इसने दिमाग लगाया कि किस तरीके से इनके पास तक पहुँचा जाए। ठीक है, तो इसने कैसे दिमाग लगाया, तो इन बॉक्सों को इसने यूज किया। इसको किसी ने कहा नहीं था कि ऐसे रखो ऐसे पहुँच जाओगे, इसने खुद अपना दिमाग लगाया। तो इसने सारे बॉक्स को ऐसे एक एक करके इसके ऊपर रख लिया। फिर इसके ऊपर चढ़ के इसने क्या है, इन केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इन केलों को क्या किया, प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो मानव है, जो प्राणी है, वो कैसे सीखता है, अचानक से। क्या है, अचानक से, क्या, अचानक से जो है उसके सामने जो समस्या होती है उसका हल आता है और उसको वो हल कर लेता है। तो यहाँ पर ये बंदर तो बहुत देर तक बैठता है और सोचता है, उसके बाद एकदम से इसको ऐसा, मतलब कि एकदम से अचानक से इसके अंदर इस समस्या का हल आता है और इस तरीके से ये करके इसको इन केलों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे इसको हम अच्छे से। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, ये बंदर है, यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं जो हमने अभी रिपीटेड किया और ये फाइनली केलों तक पहुँच गया। इसने अपनी समस्या को हल कर लिया। ठीक है, तो इन तरीके से इनका प्रयोग था। यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए इसका नाम क्या रखा था, इन्होंने सुल्तान रखा था। ठीक है, इसका नाम सुल्तान रखा था और इनके सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा दिया गया है। आगे चलेंगे और जानेंगे इनके इस प्रयोग के बारे में। यहाँ पर सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखेंगे, बुद्धि है, अनुभव है और क्या है, प्रारंभिक प्रयास है। स्टार्टिंग में जो हम शुरुआत में प्रयास करते हैं वही क्या होता है, वही जो है हमें सफलता प्राप्त कराता है। फोर्थ इसमें है अधिगम परिस्थितियां होती हैं, अभ्यास और सामान्यकरण होता है। ठीक है, तो बुद्धि महत्वपूर्ण है, अनुभव हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रारंभिक प्रयास होना चाहिए। तो प्रारंभिक में ही अगर हार मान जाएंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अधिगम की परिस्थितियां होनी चाहिए और अभ्यास और सामान्यकरण होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है और सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में अंतर क्या है। कभी कभी यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है कि इनके सिद्धांत और जो है कोहलर के सिद्धांत में अंतर क्या है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, यह आदत बनाने से अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, आदत बनाने से अलग है इसमें। ठीक है, उन्होंने किस पे किया था, उन्होंने बिल्ली पे किया था। एक अंतर ये भी है, त्रुटि प्रयास का सिद्धांत किस पे था, बिल्ली पे था। और बिल्ली बहुत सारी अनुक्रियाएं करती हैं, बार बार गलतियां करती है, उसके बाद जो है वो फाइनली अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है। और इन्होंने किस पे किया है, सुल्तान पे किया है, जो क्या है, बनमानुस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें कि सीखना धीरे धीरे होता है और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब कि सीखना क्या होता है, धीरे धीरे होता है। जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया है कि त्रुटि एवं प्रयास मोटर स्किल्स, भाषा और अंगगणितीय पैनल सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत है वो क्या है, मोटर स्किल्स के लिए जरूरी है, लेकिन जो यहाँ पर सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये हमारे अंगगणितीय पैमानों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला इसमें दिया है कि समझ में जीव पूरी स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, समझ में क्या है, जीव पूरी स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, अपने हिस्सों पर नहीं करता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है समझ में
जीव साधन और लक्ष्य को समझता है। समझ में क्या है, जो व्यक्ति है या जीव है वो साधन और लक्ष्य को समझता है कि उसका लक्ष्य क्या है, जो त्रुटि और प्रयास में था। लेकिन यहाँ पर बंदर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो सुल्तान है वो क्या करता है, वो समझने वाले क्षेत्र को फिर से बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, फिर से बनाता है। मतलब कि यहाँ पर बिल्ली ने पहले जो है प्रयास किए, उसके बाद क्या है, उसे अपना उद्देश्य प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर तुरंत यहाँ पर बनमानुस जो सुल्तान था उसने क्या किया था, उसने एकदम से अचानक से जो है सीधे उसने अपनी समस्या का समाधान किया। ठीक है, बार बार नहीं गिरा वो, ना उसने सोचा कि अगर एक डब्बा रख रहा हूँ फिर चढ़ूंगा फिर गिरूंगा, उस तरीके से नहीं किया जैसे बिल्ली ने किया था कि कई बार प्रयास करने के बाद उसे सफलता मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंतर हैं। आगे चलेंगे, आई होप इसको समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर कोहलर के प्रयोग की विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो सूझ अचानक से पैदा होती है। ठीक है, क्या होती है, अचानक से पैदा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है। कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है। थर्ड इसमें है इनके प्रयोग की विशेषता कि सीखने की प्रक्रिया लगभग स्थायी होती है। कैसी होती है, स्थायी होती है। ठीक है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। जब आपके सामने समस्यात्मक परिस्थिति होगी तभी क्या है, आप अपना तभी उस समस्या पे अपना सूझ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिफ्थ इसमें दिया है सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध का सूचक होती है। ठीक है, क्या होती है, एक जो है प्राणी के समक्ष क्या होता है, उसका लक्ष्य और समाधान के बीच में क्या होती है, एक सूचक होती है उसकी सूझ। ठीक है, कि उसको लक्ष्य तक पहुंचना है और किस तरीके से उसका समाधान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर जो है बंदर ने निकाला था, कमरे में जो बॉक्स रखे थे, कुछ कब एक प्रयोग इन्होंने और किया था कि छड़ी रख दी थी बाहर और कुछ दूरी पे केले रखे थे, और किस तरीके से उस छड़ी को जोड़ के बंदर जो है उन केलों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सिद्धांत था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं भी आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इस थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन हम कौन कौन से आए हुए हैं। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को यहाँ पर। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोहलर ने किस प्रकार के सीखने का सिद्धांत दिया था। तो किस प्रकार का सीखने का सिद्धांत दिया था इन्होंने, त्रुटि एवं प्रयास का, या आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, सूझ या अंतर्दृष्टि। तो राइट क्या है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और बाकी ये तीनों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये तीनों किसके हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोहलर के प्रयोग में किस चिंपैंजी का नाम सबसे प्रसिद्ध हुआ। तो किसका नाम, सुल्तान, पैन, टोग्लो हाइट्स या पिग्मी चिंपैंजी या चिंप। तो राइट आंसर क्या है, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान। बाकी ये सारे नाम जो हैं ये सभी हम चिंपैंजी को कहते हैं। ये सारे नाम क्या हैं, चिंपैंजी के ही अदर नेम है। ठीक है, चिंपैंजी के अन्य नाम है ये। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कोहलर का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। तो कोहलर का जो प्रयोग था उसका निष्कर्ष क्या निकला, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है, सीखने की प्रवृत्ति लगभग स्थायी होती है, सूझ अचानक पैदा होता है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है, शाब्दिक सामग्री, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, या पहलू मंजूषा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, सेकंड वाला है हमारा, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं होती हैं इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, अपने प्रयोग के जरिए कोहलर ये साबित करना चाहते थे कि सीखना की पूरी स्थिति की समझ होती है, इंसान की लर्निंग
मकसद वाली होती है या इंसान की तुलना में जानवरों में बेहतर होती है या एक स्वतंत्र गतिविधि होती है। तो राइट आंसर क्या है फिफ्थ का? फिफ्थ का हमारा राइट आंसर है कि पूरी स्थिति की समझ होती है। ठीक है, अगर व्यक्ति चाहे क्या होता है, पूरी स्थिति को समझ करके तब उसका हल निकाल सकता है। जैसे कि सुल्तान ने किया था, पहले उसने स्थिति को सोचा था, फिर वहाँ पर जो भी उसके आसपास मटेरियल था उसको उसने क्या है यूज़ में लिया, उसका प्रयोग करके वो उन केलों तक पहुँच पाया। ठीक है, आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस जर्मन साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर सीखने का एक्सपेरिमेंट किया था। तो कौन है? गेस्टाल्ट है, थॉर्नडाइक है, वॉटसन है या कोहलर है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हमारा है 6 का राइट आंसर है फोर्थ। क्या है? फोर्थ वाला राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वैज्ञानिक गेस्टाल्टिज्म से संबंधित नहीं है। तो ऐसे कौन से यहाँ पर वैज्ञानिक दिए हैं जो गेस्टाल्ट से संबंधित नहीं है? मैक्स बर्दीमायर है, कोहलर है या लेनिन है या WC बेंगले हैं। तो राइट आंसर क्या है? WC बेंगले गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है, गेस्टाल्टवादी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? तो शाब्दिक अर्थ, अप्रत्यक्ष पथ समस्या, पहली मंजूषा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये है। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गेस्टाल्टवादी के जन्मदाता कौन है? तो गेस्टाल्टवादी के जन्मदाता पूछे गए हैं, कौन है? तो कोफ्ता है, कोहलर है, बर्दीमैक्स है या बायगोस्की। तो राइट आंसर क्या होगा? मैक्स बर्दीमर है। ठीक है, यहाँ पर ये इनके जन्मदाता हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं? इसी से संबंधित हैं। अब आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा कि कोहलर ने अपने प्रयोग किस पुस्तक में प्रकाशित किए? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कोहलर ने जो वनमानुष पे प्रयोग किया था वो किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, कि हाँ ये मैंने प्रयोग किया। तो कोई अपनी पुस्तक वगैरह लिखता है तभी तो हमें पता चलता है कि उसने क्या क्या प्रयोग किए हैं या क्या क्या उसके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला, जैसे कि पता चल रहा है बानरों की मानसिकता। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने बताया था। ठीक है, और लेकिन ये सारी बुक जो हैं कोहलर की ही बुक हैं, कोहलर की बुक से ही संबंधित हैं ये। ठीक है, ये सारी बुक्स जो हैं कोहलर ने ही लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया और इससे रिलेटिव जो जो क्वेश्चन बनने थे वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करना ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में जो है टाइम टू टाइम आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे टारगेट एग्जाम मॉडल से ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है यहाँ पर अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।